सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो आग की लपटों में है, एक ऐसा वैश्विक संकट जो हर खबर, हर हेडलाइन पर छाया हुआ है। लेकिन इसी तबाही और अफरा तफरी के बीच एक कहानी है जिसे अनदेखा किया जा रहा है। मुश्किल हालात में भी टिके रहने की एक हैरान करने वाली कहानी। चलिए, आज के इस विश्लेषण में इसी कहानी की परतें खोलते हैं। इस संकट का केंद्र था मिडिल ईस्ट। ACLD के मार्च 2026 की रिपोर्ट बताती है, अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री कैंपेन ईरान के आर पार बड़े पैमाने पर लगातार चलने वाले हवाई हमलों में तब्दील हो गया है। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक फुल स्केल जंग थी जिसने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को। ये वो तारीख है जो इतिहास में एक ऐसे संकट की शुरुआत के तौर पे दर्ज हो गई जिसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए, खासकर उन देशों में जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर निर्भर थे। और हैरान करने वाली बात तो इस जंग की रफ्तार थी। देखिए, पहले ही दिन अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। अगले ही दिन ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर जवाबी मिसाइलें दागीं और तीसरे दिन तक तो अमेरिका ने 17 ईरानी जंगी जहाज़ों को तबाह करने की खबर दी और हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद पड़ा। सिर्फ 72 घंटों में पूरा इलाका एक वॉर जोन बन गया था। और इस जंग की इंसानी कीमत बहुत बड़ी थी। शुरुआती हमलों में ही ईरान के अंदर अनुमानित 2400 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि जियोपॉलिटिकल लड़ाइयों का असर हमेशा आम लोगों पर ही सबसे ज्यादा होता है। तो ये लड़ाई भले ही मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही थी, लेकिन इसके आर्थिक झटके हजारों मील दूर तक महसूस किए गए। अब हम देखेंगे कि कैसे एक दूर की जंग ने भारत जैसी अर्थव्यवस्था को लगभग घुटनों पर ला दिया था। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। द क्रूसिबल ऑफ हेजेमनी किताब के मुताबिक भारत के लिए इस संकट ने एक दोहरी हकीकत पेश की। एक तरफ शहरी औद्योगिक इलाकों के लिए एक कमर तोड़ देने वाला आर्थिक झटका, और दूसरी तरफ गांव देहात के किसानों के लिए एक अजीब सी सही साबित होने वाली स्थिति। मतलब एक ही संकट, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। शहरों में तो जैसे अफरा तफरी मच गई। गैस और तेल के लिए हाहाकार भारत के शहरी सेंटर्स की पहचान बन गया। जैसे ही ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी, LPG जैसे जरूरी ईंधन की भारी किल्लत हो गई, जिससे शहरी जिंदगी लगभग थम सी गई। देखिए, भारत की ये जो ऊर्जा पर निर्भरता है ना, यही इस संकट की जड़ थी। हमारा घरेलू LPG प्रोडक्शन हमारी जरूरतों का बस एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा करता है। हम इंपोर्ट पर, मतलब आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, और जब ये आयात रुक जाता है तो पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के बिल्कुल दिल में चलते हैं और खेती के दो तरीकों की तुलना करते हैं। एक तरफ निर्भरता और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता। यही इस कहानी के केंद्र में मौजूद दो अलग अलग कृषि मॉडल्स का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक ही संकट के दो इतने अलग अलग नतीजे कैसे हो सकते हैं? कैसे एक हिस्सा तबाह हो रहा था जबकि दूसरा लगभग बेअसर था? जवाब छिपा है खेती करने के तरीके में। इस फर्क को समझने के लिए दोनों मॉडल्स की सीधी तुलना करते हैं। पारंपरिक खेती जो शहरी बाजारों पर निर्भर है, वो गैस से बनने वाले सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करती है। जैसे ही गैस की कीमतें बढ़ीं, किसानों की लागत आसमान छूने लगी। वहीं इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग मॉडल में गाय के गोबर और गोमूत्र से बने जीवामृत का इस्तेमाल होता है, जिससे लागत पर कोई असर ही नहीं पड़ा। खाना पकाने के लिए शहरी मॉडल LPG पर निर्भर था, जिसकी भारी किल्लत हो गई, जबकि प्राकृतिक किसान अपने ही खेत के पेड़ों से मिली लकड़ी और गोबर पर निर्भर थे और उन पर कोई असर नहीं पड़ा। और एनर्जी को देखिए, पारंपरिक खेती डीजल ट्रैक्टरों पर निर्भर है। डीजल महंगा हुआ तो खेती ठप। जबकि प्राकृतिक खेती में पशुओं और इंसानी मेहनत का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिससे एनर्जी की खपत 45 से 90% तक कम होती है। और यही चीज इसे डीजल की कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाती है। इसी को कहते हैं आत्मनिर्भरता या फिर ऊर्जा प्रतिरक्षा, यानी एनर्जी इम्यूनिटी। तो ये आत्मनिर्भरता, ये इम्यूनिटी आती कहां से है? ये आती है मिट्टी से। चलिए अब इस कृषि के लचीलेपन के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि प्राकृतिक खेती की सफलता के पीछे क्या राज है। इस लचीलेपन के केंद्र में है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी ZBNF का सिद्धांत। ये एक कम लागत वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती की प्रणाली है जो सिंथेटिक केमिकल्स को पूरी तरह से हटा देती है और मिट्टी की बायोलॉजिकल हेल्थ को बढ़ाने के लिए खेत पर ही बने इनपुट्स का इस्तेमाल करती है। प्राकृतिक खेती सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। इसके कुछ बुनियादी नियम हैं। कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर या कीटनाशक नहीं,
मिट्टी को साल भर मल्च या कवर क्रॉप से ढका रखना होता है। मिट्टी के स्ट्रक्चर को बचाने के लिए कम से कम जुताई, मिट्टी के माइक्रोब्स को एक्टिवेट करने के लिए खेत पर बने बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल, फसलों, पेड़ों और पशुओं को एक साथ जोड़ना और स्थानीय मजबूत बीजों का इस्तेमाल करना। और जीवामृत जैसी जरूरी चीजें बनाना तो बेहद आसान है। बस गाय का गोबर, गोमूत्र और खेत की ही थोड़ी मिट्टी मिलाइए, फिर माइक्रोब्स के खाने के लिए उसमें गुड़ और दाल का आटा डालिए। इसे पानी के साथ मिलाकर फर्मेंट होने दीजिए और बस मिट्टी को ताकत देने के लिए आपका माइक्रोबियल कल्चर तैयार है। ये प्रक्रिया इसे इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन से पूरी तरह आजाद बनाती है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। स्टडीज में पता चला है कि जीबीएनएफ से फसल की पैदावार ज्यादा होती है, मिट्टी में नमी ज्यादा बनी रहती है, केंचुओं की आबादी बढ़ती है और मिट्टी का तापमान भी ठंडा रहता है। ये सारी चीजें मिलकर मिट्टी की सेहत को सुधारती हैं, जो इस मॉडल की कामयाबी का आधार है। जैसा कि इस आंदोलन के एक बड़े नाम सुभाष पालेकर कहते हैं, किसान का असली धन बाजार में नहीं बल्कि उस मिट्टी में है जो बिना मांगे देती है। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी को बड़ी खूबसूरती से बयां करती है। तो चलिए अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं, क्या ये सिर्फ खेती का एक तरीका है या ये किसी भी संकट से निपटने का एक ब्लूप्रिंट है। अब हम खेत पर होने वाले काम को देश की सुरक्षा जैसे बड़े स्ट्रैटेजिक मामलों से जोड़कर देखेंगे। ये स्लाइड दोनों सिस्टम के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है एनर्जी पर निर्भरता, जो ग्लोबल बाजारों और जियोपॉलिटिक्स पर टिकी है। ये कीमतों के झटकों और सप्लाई चेन की रुकावटों के सामने बहुत कमजोर है। यहां सुरक्षा को आउटसोर्स किया जाता है। दूसरी तरफ है एनर्जी इम्यूनिटी, जो बायोलॉजिकल साइकिल्स के जरिए आत्मनिर्भर है। ये बाहरी संकटों और बाजार के उतार चढ़ाव का सामना कर सकती है। यहां सुरक्षा को उगाया जाता है, उसे पैदा किया जाता है। तो इन सोर्सेस का जो सबसे अहम तर्क है वो ये है कि सच्ची संप्रभुता अस्थिर ग्लोबल एनर्जी बाजारों में नहीं बल्कि मिट्टी, गाय और पेड़ में है। ये सोच आत्मनिर्भरता को सीधे सीधे देश की संप्रभुता से जोड़ती है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सुरक्षा का भविष्य बाजारों में नहीं बल्कि मिट्टी में छिपा है? इस संकट ने दिखाया है कि जो लोग मॉडर्न हाई इनपुट मॉडल का विरोध करते हैं, शायद वही लोग इन बड़ी बड़ी लड़ाइयों से भरी दुनिया में असल में ज्यादा सुरक्षित हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।